बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, दो रुकनी स्पेशल बेंच आज आपके सामने हाजिर है। और आज मामला है नाज़रीन, सबसे पहले दो चीज़ें हैं, जो फौजी अदालतों का केस है और इमरान खान की सज़ा है, दोनों को आज डिस्कस करते हैं। बिला आखिर था जिसका इंतज़ार वो शाकार आ गया और 14 साल सज़ा, जैसे मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में आपको कहता था कि मैक्सिमम पनिशमेंट खान साहब को होगी 14 साल सज़ा और बुशरा बीबी को ये 7 साल की सज़ा, एक को 10 लाख रुपये जुर्माना, एक को 5 लाख रुपये जुर्माना। और साथ ही साथ नाज़रीन जो अलकादर यूनिवर्सिटी है उसको सरकारी तहवील में लेने का हुक्म जारी किया गया एहतसाब अदालत की जानिब से। अच्छा, ये वो सज़ा है जो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, अलीमा खान साहिबा और पूरी PTI कह रही थी, ओ भाई सुनाते क्यों नहीं हो, बिला आखिर अब सुना दी गई। अच्छा, तो इस सज़ा से मेरी नज़र में इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बल्कि उन्होंने यूँ टिपिकल उनकी मुस्कुराहट उन्होंने वही दी होगी, इस पर भी जैसे पहले वो देते रहते और हंस रहे होते थे कि ये मेरे सरकारी कर रहे हैं। और अब आज भी उनका इसी तरीके से जो इतलात हमें जेल से आ रही हैं, वो कहते हैं वो स्माइलिंग, तो उनको कोई टेंशन ही नहीं थी जैसे मुझे कुछ सज़ा हो रही है या कोई क्या मामला है। आम बंदे का तो चीटी चढ़ रही होती है कि यार ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो बड़े रिलैक्स थे। सेम में केतरी बुशरा बीबी, जिनको वहीं पे तहवील में ले लिया गया है अडियाला जेल में ही। अब देखते हैं कि इस दफ़ा उनको वो लेके जाते हैं वसीम साहब बनीगाला या अडियाला जेल में उनका टाइम गुजरता है, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। और ये सज़ा थी जो सुनाई गई, खान साहब बड़े रिलैक्स और इजी हैं अभी तक। और वैसे वसीम साहब, सज़ा तो बग़ैर इस केस में मुल्ज़िम इमरान खान और बुशरा बीबी थे, सज़ा तो सुनाई उनको गई लेकिन एक्चुअल में सज़ा शायद सज़ा देने वालों को हुई, ये उनके लिए एक सज़ा बन गई थी, सज़ा सुनाना। यार सबसे पहले तो इस बात पे देखिए, अभी कोई फैसला नहीं आया तफसीली कि वो जज साहब ने क्या बुनियाद बनाई है, ग्राउंड क्या बनाई है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि जो जज नासिर जावेद राना, जिसको फैसला सुनाने की इजाज़त नहीं थी कि वो किस तारीख को सुनाएगा, जिस जज को गुज़श्ता तारीख में आकर ये बताना पड़ा कि फ़ैसला मेरे पास मौजूद है, मैंने दस्तखत कर लिए, मुकम्मल है, उस फैसले की क्या हैसियत होगी। 3 मरतबा ये फैसला मुलतवी हुआ कि आज नहीं सुनाया जा रहा, और वो जज साहब ने अनाउंस नहीं किया, वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ियों ने आके अनाउंस किया। तो पहली बात तो ये कि इस फैसले की कोई हैसियत, इखलाकी हैसियत तो इस तरह से ही ख़त्म हो गई फैसला आने से पहले। ट्विटर पे लोग बता रहे हो कि जी कल फैसला नहीं आएगा, हाँ, तो फिर वो मैंने उन दिनों में मेरा सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि ठीक है, जज साहब की को बहुत बड़ी मजबूरी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उनके सामने ये मौक़िफ़ तो रखें कि हुजूर मैं एक जज हूँ, वो एक जज की सैंटिटी होती है, उसे बरकरार रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि फैसला ना सुनाऊं, नहीं सुनाऊंगा हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन अनाउंस तो मुझसे करवाएं। 2 रोज पहले सहाफ़ियों से क्यों अनाउंस करके मुझे गंदा कर रहे हैं। लेकिन शायद जज साहब को भी उन्होंने फिर आखिरी मरतबा ये काम किया कि कमरा अदालत में खुद पहुंच गए 2-2.5 घंटे पहले और कहा कि आज मैं नहीं सुना रहा क्योंकि वो मुल्ज़मान नहीं आए। तो खैर, अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नैब का जो केस था ना, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी था, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था कि जी वो अवाम का जो हुकूमत पर एतमाद होता है उसकी मुजरमाना खिलाफ वर्जी की गई है, और तीसरा था कि जिसमें मॉनेटरी गेन्स भी हुए हैं, मॉनेटरी गेन्स। हाँ, अब इमरान खान को 14 साल सज़ा सुनाने का मकसद तो ये है, मैक्सिमम सज़ा थी कि करप्शन भी उसमें साबित की है जज ने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी साबित किया है, और जज ने मिस यूज़ ऑफ ट्रस्ट भी साबित किया है जी। बुशरा बीबी तो नैब का हिस्सा ही नहीं, वफाकी काबीना के उन फैसलों का हिस्सा ही नहीं थी। तो बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाना, वो किस ग्राउंड पे सुनाई गई है, अगेन कुछ नहीं पता। वरना हम देखें तो जहाँ तक बात है, शायद उनको ट्रस्ट की बेनिफिशरी के तौर पे साथ शामिल किया, तो वो नैब के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, वो तो नैब के गवाह के तौर पर ही ट्रायल में आके, हाँ जी, अलकादर के जो CFO थे, वो नैब के गवाह के तौर पर ट्रायल में आकर बता गए कि ना तो इमरान खान को ना ही बुशरा बीबी को 1% का माली फ़ायदा इससे हासिल हुआ। इससे फिर एक बात साबित होती है कि जो नैब के गवाह का बयान अदालत ने तस्लीम नहीं किया। हाँ जी, हाँ, मतलब नैब के गवाह का, फिर किसके गवाह का बयान तस्लीम किया होगा? इमरान खान के गवाहों का बयान तस्लीम किया होता तो बरीयत होती। तो अगेन अब सवाल ये है, देखिए 2 बुनियादी मुद्दे थे ना, काजी फैज़ ईसा, उसका भी इस मुकदमे में सबसे अहम तरीन किरदार था। सर, उसने जो लिखा था ना जुमला, रॉब पीटर एंड पे पॉल, हाँ, वो नैब ने रेफरेंस का हिस्सा बनाया, काजी फैज़ ईसा ने पूरी उसमें सहूलतकारी की, और फिर काजी फैज़ ईसा ने ये केस बना के दिया। इसी वजह से नैब अमेंडमेंट का फैसला कोई कितने महीनों महफूज रखा जी, लेकिन उस दौरान ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ।
अब द मोमेंट नैब रेफरेंस बहाल हुई, काजी माजरत के साथ नैब तरमीम बहाल हुई काजी के फैसले से, तो उसमें तो था ना कि वफाकी काबीना और वफाकी काबीना के मातहत जो कमेटियां आती हैं उनके फैसलों को नैब तरमीम से इस्तिस्ना हासिल होगा। अब उस कानून साजी का इतलाक भी रेट्रोस्पेक्टिव था, माजी से था। तो इसका मतलब तो सादा सादा ये है कि इमरान खान का ये जो नैब सिर्फ वफाकी काबीना वाला सारा चक्कर था उससे तो उसे मिल गया इस्तिस्ना। इमरान खान ने बरियत की दरखास्त डाली, नैब ने आगे कहा नहीं जी वो बरियत नहीं हो सकती क्योंकि उन तरामीम का हिस्सा ये है कि अगर आपने माली फवायद हासिल किए हैं, करप्शन की है, तो फिर करप्शन अगर साबित भी हो गई है तो कोई एक जुर्म उसमें साबित हुआ है तो भी मैक्सिमम 14 साल की सजा। वो मंसूबा भी तो बता दें जिसमें करप्शन होगी। छोड़ दें ना, अब मंसूबे को हम क्या बात करें। 6 मुल्जमान थे सारे मामले में, मलिक रियाज थे, जुल्फी बुखारी थे, शहजाद अकबर साहब थे, गालिबन फरा गोगी थी, इमरान खान और बुशरा बीबी। बाकी चारों की हद तक तो केस आगे नहीं बढ़ा, वो इश्तिहारी हैं, वो केस दाखिले दफ्तर हो गया, इन दोनों को सजाएं सुना दी गई। वो पैसा कहाँ है? गवर्नमेंट के पास, और इसलिए तो रिकवरी का ऑर्डर नहीं दिया। एग्जैक्टली और इमरान खान तो ये क्लेम करते हैं कि हुजूर हमने वो जो अलकादर ट्रस्ट केस की ज़मीन थी, अलकादर ट्रस्ट की, वो तो हमने मलिक रियाज से ली नहीं, हमने खरीदी। वो उस एरिया में सस्ती ज़मीन है और वो पर कनाल का रेट भी बताते हैं। वो आपको याद होगा इमरान खान साहब जब अपने ज़मानतों के मामलात में गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट आते थे तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बार बार अपने ट्वीट अकाउंट से कहा। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, बुनियादी मुद्दा यही है 14 साल सजा मैक्सिमम सुनाना, वो सिर्फ एक ही बात कि हाई कोर्ट से फ़ौरन जाकर ये मामला। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले मैक्सिमम सजाएं सुनाई गई ना, साइफर में भी, उसमें हाई कोर्ट में टिकी नहीं टिकी। तो ये तो एक अगर किसी ने ये सोच के किया तो मेरा ख्याल है बोंगी मारी है। उसकी एक और भी वजह है ना, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस आ जाने हैं। हाँ, हो सकता ना है। कैसे ना है? पहले की तरह फिर वो कह रहे हैं कि जी मुखर होगी। क्यों होगा इस बार? वजह बनाने में फिर शायद फिर यहाँ भी जज कहते मुसलमान की वकील नहीं है, मैं नहीं आ रहा। देखिए बुनियादी वजह वो तो चले, अगर वकला वाला वो ऑब्जेक्शन मांगे ना, पिछली बार तो रूल्स वाला मामला था, वो समझ भी आता था। जैसे मंसूर अली शाह ने झंझोड़ा कमीशन को, हो सकता है चीफ जस्टिस या कोई एक जज ये तजवीज़ दे दे कि क्योंकि आईनी बेंच ने अनाउंस किया हुआ नेक्स्ट वीक समाअत करने का और आईनी बेंच वाले भी वहाँ मौजूद होंगे कि 26वीं तरमीम का, तो पहले फेट डिसाइड हो जाए फिर जज लगा लें। हो सकता है इस पे सारों का इत्तेफाक हो जाए कि ना लगाने हो तो देखिए, लगाने हो तो फिर आप कुछ भी कर लें। अगर आपने जज लगाने हैं, अपील चाहे वो कल कर दें परसों कर दें, आमिर फारूक साहब डीबी लगा दें अपने साथ एक एडिशनल जज को और वो बैठ के ये मुकदमा सुने, और बुशरा बीबी की चाहे सज़ा फ़ौरन ही वो उस पर हुक्म इम्तना आ जाए 7 साल की, तो फ़ौरन हो सकता है। बुशरा बीबी को तो इस मामले में हाई कोर्ट से जल्दी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इमरान खान की ऐसा कोई प्रेसिडेंट या लॉ नहीं है कि मैक्सिमम पनिशमेंट को भी फौरी रिलीफ नहीं मिलता। नहीं, वो अगर हम देखें ना कि तोशा खाना 1 जो था जज बशीर वाला 14 साल की मैक्सिमम सज़ा थी, तो उसमें नैब ने आके कह दिया था कि हम मरकज़ी अपील में इस मामलात को देखेंगे। तो आप अगर इस वक्त आप हुक्म इम्तना दे सकते हैं सज़ा पे तो आप दें। और नैब ने तो खुद कहा सदा कलम करा दे कि ट्रायल दोबारा करो, वो तो किया हुआ है। वो तो जिस तरह अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस इमरान खान के तमाम मुकदमात में हुआ है, तो अगेन मुझे सिर्फ एक बात, ये कल बैरिस्टर गोहर, ये अली अमीन गंडापुर, इनकी बातें अंदर नहीं जा रही थी, खिली हुई थी। मुलाकात किससे हुई? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। सर उस एक मुलाकात से हम टॉपिक से हट जाएंगे, टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। फौजी अदालतों का केस था ये, क्योंकि सारे मुल्ज़मान भी है 9 मई में। आज 9 मई डिस्कस हुआ अदालत में, उसमें बताया गया अदालत को कि दिफाई तनसीबात के ऊपर बाकायदा हमला किया गया, किस नीयत से हमला किया गया, नीयत का तयन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। 184(3) में ये फैक्ट है, और फैक्चुअल डिस्प्यूट्स 184(3) में तय नहीं होते, ये ट्रायल में तय होते हैं। ये ख्वाजा हारिस साहब का मौक़िफ़ था। जजेस ने कहा जी मानते हैं जुर्म हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई को जुर्म हुआ। जजेस ने कहा कि जी वो अमलाक को नुकसान भी पहुँचाया गया, तोड़ फोड़ भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन चीज़ सिर्फ यह है कि इसका ट्रायल किधर होना है। इसके ऊपर सवालात उठाए गए और एक के बाद एक मिसालें दी गई, एक बाद एक रिमार्क्स आए, सवालात आए जजेस के, और ख्वाजा साहब कुछ थोड़ा से कंफ्यूज से नजर आए। वो आज उन्होंने बताया, जैसे कल मुझे बताया था कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड भी नहीं कर सके। तो थोड़ा सा जरा जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, जस्टिस जमाल मंदोखेल हो या जस्टिस मुसर्रत हिलाली हो, ये 2 जजेस तो मुझे नहीं लगता कि कभी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में जाएंगे। जस्टिस हसन नज़र रिजवी, मेरी इतलात के मुताबिक उन्हें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र के थ्रू जब उन्होंने 2-4 रोज़ ज़रा सख्त सवालात पूछे तो अप्रोच करने की कोशिश की गई।
उन्होंने तो आज भी हाँ, उन्होंने इनकार किया, अपनी टोन बरकरार रखी, उन्होंने इनकार किया। सवालात उनकी वैसी थी। अब ये 3 जज हो गए। चौथे जो जज साहब है ना, वो जस्टिस नईम अख्तर अगवान है। सवालात उन्होंने भी सख्त पूछे, बज़ाहिर वो भी फौजी अदालतों के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, चीफ जस्टिस काजी फजीसा इस वक्त कहाँ पे हैं? कराची में। वो इस्लामाबाद में आए थे, वतन वापस आए थे, कुछ देर जजेस कॉलोनी में भी रहे। सुना था आए, लेकिन ज़्यादा इतला ये थी कि कराची में लैंड किए। लेकिन मेरी इतलात ये थी कि वो जजेस कॉलोनी में थे। और वो क्यों थे? वो रिटायर्ड जज रह सकते हैं। मैं फिर ये क्यों ना सोचूं कि वो शायद इनमें से किसी जज को मैनेज करने आया हूँ। मेरी एक बात याद रखिएगा, तजर्बे की बात बता रहा हूँ। 15 साल इस बिल्डिंग में हो गए मुझे। साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे ना, एक एग्जांपल सिर्फ आपको दे रहा हूँ कि रिटायर्ड जज मुर्दा 1.25 लाख का नहीं होता, बल्कि वो जिंदा लाख का होता है। जब वो रिटायर हो जाता है ना, तो फिर वो 1000 रुपये का भी नहीं होता। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। साकिब निसार साहब जब रिटायर हुए तो उसके बाद वो उन्होंने अपने बच्चों के पास जाना था यूके। वो चंद दिन के लिए उन्होंने जाना था, वो 4-5 दिन वहाँ पे रहे, उसके बाद वापस आ रहे थे वाया यूएई। उन्होंने यहाँ जो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर है उनको कहा कि यार वो उधर यूएई में देख लेना एयरपोर्ट पे ना। उन्होंने यहाँ आके रजिस्ट्रार साहब को बताया। उस वक्त जो रजिस्ट्रार थे वो जो उनको एडिशनल भी साकिब निसार साहब ने लगवाया, फिर उनको रजिस्ट्रार भी साकिब निसार साहब ने बनवाया। उनके पास गए और कहा कि जी वो साकिब साहब कह रहे थे तो ये कर लेना। उन्होंने नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार को कॉल करके कहा यार ये कोई बात कह रहे, इसकी बात सुन लेना जाके, ठीक है। और लेकिन अब मुझे मेरी एक और बात सुने। एक रिटायर्ड जज साहब है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जस्टिस इजाजुल हसन साहब के, बंदयाल साहब के और इन सारों के बड़े दोस्त हैं। नो डाउट बहुत दोस्त हैं। मुनीब साहब के भी बहुत दोस्त हैं वो, ठीक है। और याहिया साहब से भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। उन साहिबान ने दोबारा कभी इन लोगों से किसी जुडिशल मामले पे बात ही नहीं की। और अगर एक साहब मुझे याद है जिन्होंने सर्विंग जज से अपनी रिटायरमेंट के बाद एक केस पे बात की थी, तो उन्होंने कहा था यार अब आपने अच्छा किया मुझे बता दिया, आई विल लुक इनटू इट, ठीक है। और वो फैसला उसके खिलाफ आया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस जमाल मंदोखेल काजी के साथ बेंच में बैठे होते थे सर वो, और काजी के खिलाफ बेंच में बैठे होते हैं, आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? सर मेरा ख्याल है कि वो जब आप सीट पे बैठे हुए हो ना, तो कोशिश देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हो गया है, मैं ये नहीं कहा कि हो गया है। अगर उन्होंने कोशिश की भी है ना, तो मेरा ख्याल उन्होंने बोंगी मारी है। उनको समझ आना चाहिए था कि मेरा काम खत्म हो चुका है अब, क्योंकि ये मेरे पास खबर तो इतनी थी ना कि वो पाकिस्तान लैंड किए और जजेस कॉलोनी में आए, फिर चाहे चले आपकी खबर के मुताबिक वो कराची भी गए होंगे। अभी कराची में ही है। हाँ, हमने जो सुना। तो मैं ये मेरा तज्जिया था कि शायद वो मैनेज करने आए हूँ, क्योंकि मुझे जो एक इक्वेशन बन गई थी ना आईनी बेंच की, मुझे तो वो शिकें भी खतरे में लग रही थी। फिर मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ खतरे में। तो आप चाहे बैरूनी प्रेशर और दीगर मामलात की वजह से आईनी बेंच को भी थोड़ा सा आवाम की नज़रों में बेहतर करने के लिए 105 सिविलियंस का कलअदम करवा दें, लेकिन सर ये बात कल खुद ख्वाजा साहब ने कही है, किसी और ने नहीं। मैंने कल वीडियो में भी बात कही थी कि शायद हम सब का तजिया ये था कि दफात बहाल हो जाएंगी और बंदे जो है ना वो फिल्टर लग जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल नहीं हो सकता था, ठीक है। हम सब आपस में यही बातें करते रहे बैठ के, जिसको लंगर गप कहते हैं, और वही हम व्लॉग्स में भी अक्सर कहते रहे कि शायद ऐसा हो जाए। ख्वाजा साहब ने कल कहा कि नहीं, अगर आपने दफात बहाल की फिर ट्रायल होगा, तो फिर आप उनकी दरखास्त जो ओरिजिनल थी जिसपे कलअदम हुआ था वो इंटरटेनेबल नहीं रहेगी। हाँ, वो मेंटेन गोया कि ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि या पूरी हमारी मानो या पूरी उनकी मानो। उन्होंने बीच का रास्ता कर दिया बंद, तो अब दरखास्त पूरी खारिज हो जानी। तो अगर ये बेंच इस नतीजे पर पहुंचा, ये फाइनलिटी अख्तियार कर जाएगा, इसके बाद ये इंट्रा कोर्ट अपील है, इसके बाद रास्ते खत्म है, सिर्फ रिव्यू है। हाँ। तो रिव्यू में भी कोई इस हद तक वो नहीं हो सकता कि फैसला अंडू हो जाए। तो अगर ये शिकें, रिव्यू फाइल्ड बाय काजी फैजी साहब, अगर वो शिकें कलअदम करार दे दी जाए तो सिविलियंस का तो फौजी अदालतों में ट्रायल रास्ता ही बंद कर दिया आपने। सिर्फ रास्ता भी बंद हो गया, बल्कि कल जो ख्वाजा साहब ने बताया था ना कि रिटायर्ड अफसरान का ट्रायल भी 2D1 2D2 के तहत होता है, तो फैज हमीद साहब भी बाहर हैं। जी हाँ, तो इस सारे मामले पे अनलेस उनके ऊपर चार्ज इसके अलावा कोई इतने बड़े चांसेस नहीं लिए जा सकते। मैनेज करने की कोशिश तो की जाएगी, बहरहाल देखते हैं कि क्या जजेस वाकई आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। मुझे तो आपस की बात है, आप शायद मुझसे इख्तलाफ करें, मुझे आईनी बेंच पे इस मामले में आईनी बेंच से अच्छी खबर नज़र आ रही है कि ये मैनेजमेंट प्रोसेस शायद आईनी बेंच में ना वो नो डाउट, वो मैंने आपको कहा ना कि इक्वेशन मेरी नज़र में भी वही बन रही थी कि वो शिकें भी कलअदम,
लेकिन आप देखिए ना, मुझे फिर एक दिन है, मुझे कल और आज में ना इन 4 जजेस में वो इंटेंसिटी नजर नहीं आई, रीजंस कुछ भी हों। अच्छा, में कल ख्वाजा साहब ने की बहुत सारी टेक्निकल बातें। हाँ ठीक है, ठीक है, अब आज Fair हमारे enough. 9 मई के फैक्चुअल उस पे फेयर इनफ, फेयर इनफ। फैक्चुअल पे आज मुसर्रत अली साहब ने जैसे कहा कि जी मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जब 9 मई हुआ, उन्होंने कहा लेकिन कैंट में मसाइल एक और है सुने ना। कैंट में फायरिंग हो रही थी, एक असले की दुकान लूटी गई, जो इन्होंने असले की दुकान लूट कर नुकसान किसी ने पूरा किया, उसका क्या हुआ? उस पर गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था कि वो किधर गया और क्या हुआ। ठीक है, बहरहाल देखते हैं क्या होता है। होप फॉर बहरहाल द जो मजिस्ट्रेट का स्पीकिंग ऑर्डर ना होना है वो मेरे ख्याल इनके गले बेस्ट। पड़ेगा। गले पड़ेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। बाकी हमारा जो एक रूटीन का बेंच है, राजा साहब शादी खा के वापस आ गए हैं और 3 उकली बेंच आज इंशाल्लाह आपके सामने आएगा और मज़ीद जो तफसीलात होंगी, वो तजिया होगा, वो आपके सामने रखेंगे। वैसे सिर्फ एक बात मतीउल्लाह जान साहब ने अपने सुबह अपने व्लॉग में नासिर जावेद राना साहब के हवाले से एक उन्होंने 2004 का 4 या 5 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस नाज़िम हुसैन सदीकी साहब का, जो उस गालिबन बाद में चीफ जस्टिस भी बने थे या उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जजमेंट में दिखाया कि नासिर जावेद राना साहब के बारे में लिखा था कि इनसे जुडिशल पावर्स फौरी वापस ली जाती हैं, इज़ अनफिट टू बी ए जज ऑफ लटरम पटरम। वो काफ़ी चीज़ें थी, वो पूरी जजमेंट उनके हाथ में थी। तो वो उनका वो लाइव शायद पढ़ा हो तो वो भी देख लीजिएगा मज़ीद तफसीलात के लिए। कुछ हम भी कोशिश करेंगे वो फैसला पढ़ के आपको बताएं कि माजी क्या था और हाल क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।